नमस्कार। तो इस समय की बात जो मैं करने जा रहा हूँ, वास्तव में यह एक शिकायती संवाद है, जिसे आप साहित्य की भाषा में शिकायतनामा भी कर सकते हैं। शिकायतनामा इसलिए कि जिससे हमें उम्मीद रहती है और वह जो काम कर सकता है, जब वह वैसा काम नहीं करता, तब जब हम उसे सच बताते हैं या दिखाते हैं, तब उसे शिकायतनामा कहा जाता है। इतिहास में बहुत सारे ऐसे शिकायतनामा हमें मिलते हैं। खास तौर पे ईश्वर और भक्त के बीच में आमतौर पर इस तरह के शिकायतनामा होते हैं। तो फिलहाल यह भक्त और ईश्वर वाली बात तो नहीं है, क्योंकि खुद को भक्त मानना और किसी इंसान को ईश्वर मान लेना, दोनों ही बात ठीक नहीं होगी। वो भी किसी नेता को ईश्वर तुल्य मान लेना तो बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि वह सारा काम सिर्फ सत्ता पाने के लिए कर रहा है। ऐसे में उसे ईश्वर तो बिल्कुल भी नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि स्थिति तो यहाँ तक है कि उसे अब एक अच्छा नेता भी माना जाना शायद उतना अच्छा नहीं होगा। तो आज के संवाद में जिस शिकायतनामे की मैं बात कर रहा हूँ, वह शिकायतनामा मेरा व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेस और आप से है। आप में भी अरविंद केजरीवाल जी से है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो अपने शिकायतनामे की शुरुआत मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से शुरू करता हूँ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जब इस मुहिम की शुरुआत हुई थी, तो भारत का हर नागरिक, जिसे बहुत कुछ बदले जाने की उम्मीद थी, आपके साथ था। हर चौराहे पर, हर विद्यालय में अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधकर इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले नारे के साथ आपके खड़ा था, और आप कह भी रहे थे कि हम वैकल्पिक राजनीति, मतलब राजनीति कैसे की जाती है, सत्ता कैसे चलाई जाती है, इस बात को करके दिखाएंगे। और दिल्ली की जनता ने आपकी बात पर पूरा यकीन किया और अधिकतम बहुमत देकर आपको दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, और आपने सरकार बनाई भी। पर जिस विकल्प वाली राजनीति की आप बात कर रहे थे, वह न जाने कहाँ चली गई। आपसे उम्मीद भी बहुत थी, लेकिन ठीक ही कहा गया है, आईने को चेहरा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप चेहरा बनते हैं, आपकी जिम्मेदारियां दूसरी तरफ हो जाती हैं। जहां आपको सच दिखाना था, सच बताना था, आप खुद चेहरा बन गए, और धीरे धीरे जिस तरह से चेहरों में दाग लगते हैं, आप में भी दाग लगने लगे, और आप भी दूसरे राजनीतिक दलों की तरह महज एक राजनीतिक दल साबित हो रहे हैं। सबसे पहले आप कांग्रेस बने, और अब आप पूरी तरह से बीजेपी बन गए हैं। आपको दिल्ली की जनता ने जाति धर्म से ऊपर उठ के चुना था। जैसा कि पूरे देश की राजनीतिक स्थिति है, राजनीतिक दल जाति और धार्मिक समूहों में बटे हुए हैं, या यह कहा जाए, जाति और धार्मिक समूहों के राजनीतिक दल हमारे देश में स्थापित हैं। आप क्षेत्रीय आधार पर और राष्ट्रीय आधार पर अगर इसका निष्पक्ष मूल्यांकन करें कि कौन सा जात और कौन सा धार्मिक समूह किस तरफ और क्यों वोट कर रहा है, तो इसका जवाब आसानी से मिल जाएगा। आप किसी भी प्रदेश में वोटिंग पैटर्न का आकलन करिए, तो खास जातीय समूह खास राजनीतिक दल की तरफ झुका हुआ है। इसके पीछे तमाम ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण हैं। और तो और
जो उस राजनीतिक दल के शीर्ष पर है, अक्सर वह भी किसी खास जाति का होने के कारण एक बड़े जातीय समूह का वोट हासिल करता है। ये सच है और ये पूरे देश की सच्चाई है कि हम इस तरह के समूहों में बटे हुए हैं और कोई राजनीतिक दल अपने अस्तित्व को इसी आधार पे बना और बचा रहा है। खास तौर पर क्षेत्रीय दलों को अगर देखिए तो वो इसी आधार पे चल रहे हैं। तो आप में मतलब जो हमारी पार्टी आप है, इस बात से सारी जनता कनेक्ट कर रही थी कि इस तरह के जातीय धार्मिक विभाजन से आप ऊपर उठ के राजनीति करेंगे और विकास को मुद्दा बनाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। जिस शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर आपको राजनीति करनी थी और जनता के बीच किस तरह से शासन किया जाता है वाला आदर्श जो आपको प्रस्तुत करना था, आप पूरी तरह से नाकाम रहे और अंततः आप भी जाति और धर्म की राजनीति करने लगे, क्योंकि सत्ता पाने के लिए यह एक आसान तरीका है। जबकि आपको जनता को तैयार करना था, जनता में उस मानसिक स्थिति को जगाना था कि देखिए हम भारतीय हैं और भारत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, मगर ऐसा नहीं हुआ। और आपने व्यक्तिगत अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जो सच में काबिल लोग थे उसको तरजीह नहीं दी। अब सोचिए, राज्यसभा में आपने अपने आदमी को भेजा, न कि अपने संगठन के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को भेजा। तो राजनीति में जो नेतृत्व होता है, अभी आप कांग्रेस को देख लीजिए या किसी भी दल को देख लीजिए, तो वो शीर्ष नेतृत्व या जो नेतृत्व करता है वह अपने बराबर किसी दूसरे व्यक्ति को खड़े नहीं होना देना चाहता है। वह खड़ा नहीं होने पाएगा, क्योंकि अगर उससे उसके अस्तित्व को खतरा होगा तो सोचिए क्या वह अपने बराबरी में अपने से ज़्यादा किसी काबिल आदमी को आने देगा? क्योंकि फिर राजनीति कैसे होगी? उसकी सत्ता और पद पर बने रहने की संभावना हो सकता है कमजोर पड़े या कम पड़े। तो जो नेतृत्व है उसकी चालाकी इस बात की रहती है कि वह सदा सत्ता में कैसे बना रहे। और अरविंद जी, आपने यह बात बहुत अच्छे से सीख ली है और आपने अपने ही संगठन और पार्टी के काबिल लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया, बल्कि आपने अपने आदमी को आगे बढ़ने में मदद किया। तो आपसे तो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आप तो विकल्प की राजनीति के लिए आए थे, न कि सत्ता में बने रहने के लिए आए थे। फिर जब रही जाति और धर्म के आधार पर वोट हासिल करने के लिए, तो फिर तो हमारे पास ओरिजिनल पार्टी तो है ही, तो फिर हम बीजेपी को ही चुनेंगे या कोई ऐसा क्षेत्रीय संगठन जो पहले से ही उस तरह के जात की राजनीति कर रहा है। अभी चाय की दुकान पर आप बैठिए और लोगों से पूछिए कि किसको वोट कर रहे हैं, तो वो सही गलत के पक्ष में बड़े बड़े आदर्शवादी बात कहेंगे। और फिर तुरंत पूछ लीजिए कि भाई ये बात करने से पहले आप अपना पूरा नाम बताइए कि आप किस जाति से संबंध रखते हैं, फिर उसके बाद बात शुरू किया जाता है। तब देखिए वो तुरंत कहेंगे जाति तो कोई मायने नहीं रखती है। और वह आदमी अगर गलती से भी अगर अपना पूरा नाम बता दे, जिससे उसकी जाति और धर्म का बोध हो जाता है, फिर उसके राजनीतिक विचारों को देखिए कि वह एक खास तरफ क्यों झुका हुआ है। तो उसमें जाति और धर्म की भूमिका है, ये सच्चाई है। और इस सच्चाई को जब तक हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, शायद कोई सही विमर्श हम खड़ा नहीं कर पाएंगे। तो अंदर खाने सारी पार्टियां इस बात को स्वीकार करती हैं कि उनका जो आधार है किसी जाति धार्मिक आधार पर है, परंतु जब वो सार्वजनिक मंचों पर बोलते हैं तो बड़ी सफाई से ये बात टाल जाते हैं। खास तौर पर मीडिया में पर गाहे बगाहे बात तो निकल ही आती है
और वो पकड़े जाते हैं। तो हम आम आदमियों का, हम आम लोगों का जो सच में उदारवादी हैं और चीज़ों को थोड़ा बहुत समझते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उनके लिए सबसे पहले कांग्रेस ने विकल्प खत्म किया और अब फिर आपने खत्म किया। क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति जो जाति और धार्मिक भावनाओं पे आज़ादी के बाद से ही लगातार चलती रही है कि कुछ खास समूहों का वोट कैसे भी लोगों को संतुष्ट करके हासिल कर लीजिए और उसी से सत्ता प्राप्त किया जा सकता है। तो सत्ता जब इस आसानी से पाया जा सकता हो तो फिर क्या जरूरत है काम करने की, विकास को मुद्दा बनाने की क्या आवश्यकता है। तो आपने भी वही कांग्रेस की राह पकड़ ली। मान लीजिए हिंदू मुसलमान सीधे सीधे बात किया जाए, हिंदू संगठन या हिंदू लोग कुछ ऐसी बात कर रहे हैं तो एक मुख्यमंत्री और एक शासक, एक अभिभावक के तौर पर सीधे फटकार लगानी चाहिए कि देखिए ये बर्दाश्त नहीं होगा। आपको पढ़ाई लिखाई, साफ सफाई, इस पर ध्यान देना है। अपने बच्चों की शिक्षा कैसे अच्छी करिए, इस पर ध्यान देना है। सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहा, इसके लिए संगठित होइए, उसका विरोध करिए, शिकायत करिए, न कि जाति और धार्मिक आधार पर आपको पोलराइज होना है। अब इसी बात को अगर हिंदुओं के साथ अलग बर्ताव, मुसलमानों के साथ अलग बर्ताव करेंगे तो ये समस्या बनी रहेगी। इसका एक आसान तरीका है कि जब भी कोई जाति धार्मिक आधार पे कोई बात करता है तो उसको तुरंत कड़ी फटकार लगाई जाए, चाहे आप मुसलमान हो चाहे आप हिंदू हो। कोई समझौता नहीं होना चाहिए कि शासन ऐसे चलाया जाता है। एजुकेशन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर आप गंदगी करते हैं तो आपसे कोई समझौता नहीं होगा। और आपने तो एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस कर दिया 3B वाला। ऑलरेडी जो है सरकारें किसानों के नाम पर और तमाम चीज़ों में कर्ज माफी अभियान चला रखी हैं। अब कर्ज माफी कर दिया जाता है, चलिए अच्छी बात है। तो उसमें वह ईमानदार किसान जो नियमित तौर पर बिजली बिल का भुगतान करता है, मेहनत करता है, उसको लगता है कि वो तो ठगा गया था। आपने सीधे सीधे 50,000, 1 लाख बकाया बिजली बिल माफ कर दिया। तो जो बिजली का बिल जिसने भरा वो तो घाटे में चला गया ना। मान लीजिए मेरे घर वाले गांव में, मान लीजिए एक गांव है, उसमें 25-50 लोगों का परिवार है, जिसमें मुश्किल से 2-4 लोग बिजली का बिल जमा करते हैं। और आपने एक योजना ले आई कि सारे लोगों का बिजली का बिल माफ कर दिया। तो उसमें 2-4-10 लोग जो ऐसे जो बिजली का बिल जमा करते थे, बताइए उनकी क्या गलती थी? मतलब उनका ईमानदार होना, समय पर बिजली का बिल जमा करना तो मूर्खता साबित हुआ। उन्हें भी नहीं जमा करना चाहिए था। भाई आप कह रहे हो कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, हम ये फ्री दे देंगे, फिर इतना पैसा दे देंगे। भाई दे दीजिए, फिर ये बताइए कि पैसा आएगा कहाँ से? आप जो है राज्य की आय के लिए ऐसा कौन सा साधन सृजित कर रहे हैं जिससे राज्य की इतनी आय होती रहेगी कि आप ये पैसे लगातार देते रहेंगे? सवाल तो इस बात का होना चाहिए कि कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी जब इस तरह से मुफ्त में लोगों को चीजें देगी तो उसका पैसा कहाँ से आएगा? वो तो सरकारी पैसा ही होगा। और जो टैक्स देता है, जो सरकारी कोष में पैसा जमा करता, चाहे जिस तरीके से, ये तो उसी का पैसा होगा। अगर कोई राजनीतिक दल इस तरह के मुफ्त में योजना या मुफ्तखोरी की आदतें डाल रही है तो ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। फिर आप जैसा मुख्यमंत्री, आप जैसा व्यक्ति, भाई आपकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा में भी कोई कमी नहीं है, जब ऐसी बातें करता है तो बड़ा अफसोस होता है। फिर वही चुनावी हथकंडा और चुनाव जीतने के लिए किसी हद तक जाना, तो फिर बाकी पार्टी और आप में क्या अंतर रह गया? जिस विकल्प की राजनीति के लिए आप आए थे, उस विकल्प की राजनीति को बचाने बनाने के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस करने थे। हो सकता है आपकी सरकार चली जाती, लेकिन जनता के बीच जो मैसेज जाना चाहिए था उसमें आप नाकाम रहे और इसी वजह से आप दिल्ली के आगे किसी और राज्य में नहीं बढ़ पाए हैं, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी उस तरह की नहीं बन पाई।
जो हमारे लिए अफसोस की बात है, आपके लिए अफसोस की बात नहीं है, क्योंकि आप एक सफल नेता हो चुके हैं और आप अपना काम बखूबी कर रहे हैं, जिसके लिए तो आपको बधाइयाँ दी जानी चाहिए कि आप पर्याप्त प्रचार प्रसार और पूरी दुनिया की नज़र में अच्छा न्यूज़ आइटम है ना। अब देखिए कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने स्थानीय यानी क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके दूसरे स्थान पर आने के बजाय तीसरे चौथे स्थान पर, कहीं कहीं तो किसी भी स्थान पे नहीं रह गई। अरे भाई, चुनावी राजनीति में हार जीत होती है। मान लीजिए आपने इतने सालों तक शासन किया है, 15-20 साल, अगर बीजेपी भी सत्ता में रह जाएगी तो क्या हर्ज हो जाएगा, कौन सी आफत आ जाएगी। लेकिन आप संगठन और पार्टी के स्तर पर जिस तरह से समझौता वाली राजनीति कर रहे हैं और तुष्टीकरण के चक्कर में आप पार्टी को ही खत्म करते जा रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में लीजिए, पार्टी का जनाधार कैसे धीरे धीरे खत्म होता गया, क्योंकि आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, आप अपने अस्तित्व के लिए स्वयं खतरे हैं। यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों में आप किस स्थान पे हैं? आप चौथे पांचवें स्थान पे जा रहे हैं। तो कम से कम धीरज रखिए, बीजेपी जीतती है, जीतने दीजिए। अपने राष्ट्रीय होने की पहचान को बचाइए, बनाइए और राष्ट्रीय विमर्श से पीछे मत हटिए। बीजेपी जो अच्छे काम करे उसकी सराहना करिए। मोदी की आलोचना करके आप मोदी से नहीं लड़ सकते हैं। अब अच्छा देखिए, हम बीजेपी से क्यों असहमत हो या आपसे क्यों सहमत हो। अगर आपकी जिस तरह की आइडियोलॉजी है और आप जिस तरह की बात कहते हैं, अगर उस तरह की बात आप करते हैं तो फिर आप पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। जैसे कांग्रेस जिस तरह की विचारधारा लेकर चल रही थी या उसकी जो विचारधारा है, वह जो बात कहती है, अगर वह उससे समझौता करती है तब उसकी आलोचना की जानी चाहिए। ठीक अरविंद केजरीवाल जी जैसा। अब बीजेपी का उदाहरण लीजिए। बीजेपी शुरू से हिंदुत्व के एजेंडे पे चल रही है। वह संघ की विचारधारा का राजनीतिक पक्ष है। एक दल के रूप में वो संघ को रिप्रेजेंट करती है। तो संघ ही सत्ता में है जो बीजेपी के नाम से है, जो हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, राम मंदिर, 370 हटाना, समान नागरिक संहिता जैसे विषयों को शुरू से अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती रही है और वह उस काम की तरफ बढ़ रही है। उसके विचारधारा में सावरकर हैं, गोलवलकर हैं। तो इस तरह की जब बातें हैं और उन्होंने कभी भी इस बात को छिपाया नहीं, वो उसी आदर्श को लेकर चलते हैं और उसी आदर्श के पक्ष में बात रखते हैं। अगर उस काम को वो कर रहे हैं जिसे उन्होंने कहा था, और जनता के बीच भी वो चुनाव में जब गए थे तो इन्हीं बातों को उन्होंने कहा था कि हम इसको लागू करेंगे, हम ये काम करेंगे, और फिर जब वो ये काम कर रहे हैं तो हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता ने उसी बात, उसी आधार पे उनको चुना है और जनता को ये मालूम है कि ये यही बात कहेंगे, यही बात करेंगे। इसलिए बीजेपी का व्यक्तिगत तौर पर मैं विरोध नहीं करता हूँ और न तो करूँगा, क्योंकि वो वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने कहा था। और चुनाव के पहले उन्होंने जनता को वो सारी बातें बताई थी जो वो कर रहे हैं, या फिर जब वो सत्ता में नहीं भी थे, विपक्ष में थे, तब भी वो लगातार इन्हीं चीज़ों की मांग कर रहे थे। जबकि आप लोगों ने अपने सिद्धांत और वसूलों से समझौता कर लिया और आप खरे नहीं उतरे। तो जब आप विचारधारा से समझौता कर लेते हैं तब आपका अंत नजदीक आ जाता है। अब सोचिए, पिछले चुनाव से इस चुनाव में आपके विचार और काम में कितना बदलाव आया। तो आप जनता के बीच में उतने लोकप्रिय अब नहीं रहे हैं। अब राहुल गांधी को लीजिए, वो किसी भी प्रदेश में प्रदेश नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, या उनको पता ही नहीं है कि हर प्रदेश का अपना एक नेतृत्व होना चाहिए जिसकी राजनीतिक समझ और आवश्यकताएं स्थानीय स्तर पर पूरी होनी चाहिए, और उसके लिए स्थानीय नेता चाहिए। वो हर जातीय धार्मिक समूह से होना चाहिए। अब इस बात को पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं राहुल भैया।
अच्छा, अब उत्तर प्रदेश को लीजिए, अखिलेश भैया, बहन मायावती, ये दो लोग प्रमुख विरोधी दल हैं। अभी सोचिए, विगत 4.5 साल से ऊपर हो चुका है इस सरकार को, योगी सरकार को। ये लोग 4.5 साल कहाँ थे, शायद ही जनता को पता हो। तो सिर्फ उनकी चर्चा उनके जाति समूहों में हो रही है, बाकी समूहों के बीच इन्होंने कोई कनेक्शन नहीं बनाया। ऐसे में सोचिए चुनाव का परिणाम क्या होगा। ये कहने की बात नहीं है। अब ऐसा कहा जाए तो फिर वही जाति धार्मिक विमर्श आएगा कि वो जाति धार्मिक समूहों की वजह से उनको वोट मिल रहा है, न तो उनकी बौद्धिक क्षमता की वजह से मिल रहा है कि वो जनता को उस बौद्धिकता की वजह से कनेक्ट कर रहे हों, न तो अपने काम की वजह से, न तो ये साल भर जनता के बीच में रहते हैं। अब तो ट्विटर, टीवी और यूट्यूब की वजह से थोड़ा बहुत ये लोग दिखाई पड़ते हैं, नहीं तो इनका जनता से कोई कनेक्शन नहीं रहा है। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। तो सोचिए राजनीति कैसे चलेगी। और यह शिकायतनामा हमारा खास तौर पर केजरीवाल जी को ही है। तो हमारी बात उन तक पहुँचे कि आप विकल्प की राजनीति के लिए आए थे, तो उस विकल्प को बनाइए और हमारे सामने नए तरह की राजनीति करिए। बस आज की बात यहीं पे ख़त्म किया जाता है। शुक्रिया।